हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आज हमारा लेसन है 8th क्लास का थर्ड लेसन साइंस का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। मतलब कि वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं और जो हमारा जो डेली रूटीन का जो प्लास्टिक है या और किसी टाइप का प्लास्टिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक रेशे हैं, जो कपास होगी, ऊन है या रेशम है, वो पौधों अथवा किसी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब क्या है, प्राकृतिक रेशे तो वे हैं जो हमें जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं, और जो संश्लेषित रेशे क्या हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मतलब कि जो मनुष्य खुद बनाता है, मतलब अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो क्या प्राकृतिक तो हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके। बहुलक पॉलीमर, अब इसके बारे में देखिए दोस्तों। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। मतलब एक जो संश्लेषित रेशा होता है, मानव निर्मित रेशा, वो कई अन्य छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे देखो, ऐसे छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर मतलब एक संश्लेषित रेशा बनाया जाता। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। मतलब जो ये जो छोटी इकाई होती है रेशे की, ये कोई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक पॉलीमर कहलाती है। मतलब क्या है कि एक ये जो छोटी इकाई है, मान ले एक इकाई है, ये भी काफ़ी किससे मिलकर बनी होती है, संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और ये जो एक इकाई बनी है, इस प्रकार की काफ़ी इकाइयों से बना रेशा क्या कहलाता है, बहुलक पॉलीमर कहलाता है। आगे देखिए, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। मतलब क्या है, ये जो पॉलीमर शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। किस किस से, पॉली और मर। पॉली का अर्थ क्या है, पॉली का अर्थ है अनेक, और मर का अर्थ है भाग या इकाई। मतलब कि अनेक भाग या इकाई किसका अर्थ होता है, पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, अनेक भाग और या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। मतलब एक पॉलीमर किससे बनता है, या बहुलक जो होता है, वो बहुत सी संश्लेषित रेशे की इकाइयों को दोहराने से बनता है। जैसे कि हमने देखा था कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे काफ़ी जो इकाइयों को दोहराने से, मतलब इकट्ठा करने से क्या बनता है, पॉलीमर या बहुलक। आगे देखिए, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो बहुलक क्या होते हैं, वे प्रकृति के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब जिसके अंदर अनेक इकाइयाँ जुड़ी हों। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। मतलब कपास के अंदर अनेक रेशे होते हैं, और कपास क्या है, एक बहुलक जो सेलुलोज कहलाता। मतलब कपास एक बहुलक है और क्या कहलाती है, सेलुलोज। और कपास प्रकृति में पाए जाने वाला एक बहुलक है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। सेलुलोज किसके द्वारा निर्मित होते हैं, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए, संश्लेषित रेशों के प्रकार। मतलब कि वे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उनके कौन से प्रकार हैं। पहला है रेयॉन। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मतलब क्या है, 19वीं सदी का जो अंतिम छोर चल रहा था, उस समय वैज्ञानिकों को क्या हुआ, रेशम के समान जिनके गुण थे, मतलब जो रेशम के समान दिखते थे या जो उनकी तरह उनके जो गुण थे, उन रेशों को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता। मतलब इस प्रकार का जो रेयॉन जो रेशा है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, कास्ट की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाएगा, और रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। ये जो रेशा होगा, जो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाएगा और रेशम के समान जिसके गुण होंगे, तो क्या कहलाएगा, रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो रेयॉन क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। ये जो रेशा है किससे प्राप्त होता है, कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से ये रेशा प्राप्त होता है।
और इस प्रकार जो रेशा बनता है काष्ठलुगदी के उपचार से उसको क्या कहते हैं? रेशा या रेयन अथवा कृत्रिम रेशम। रेयन प्राकृतिक स्रोत काष्ठलुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से प्राप्त सस्ता है। मतलब क्या है? जो रेयान है वो प्राकृतिक स्रोत है। रेयान का जो प्राकृतिक स्रोत क्या है? काष्ठलुगदी, उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मानव निर्मित रेशा है और ये रेशम से सस्ता होता है। अब देखिए नायलॉन, ये एक मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। कच्चा माल क्या था? पौधे और जंतु। ठीक है, ये मतलब क्या है? नायलॉन 1931 के अंदर बनाया गया और बिना किसी कच्चे माल की बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, मतलब जो प्रकृति से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसके बिना किसी उपयोग के इसे बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, वायु और जल से किया गया। मतलब जो नायलॉन है उसका निर्माण किससे होता है? कोयला, जल और वायु से नायलॉन का निर्माण होता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। मतलब जो पहला ऐसा रेशा है जो मानव निर्मित जो रेशा है, जो पूर्ण रूप से मानव द्वारा बनाया गया है, वो ऐसा पहला रेशा कौन सा है? नायलॉन। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। और नायलॉन किससे बनता है? नायलॉन कोयले, जल और वायु से इसका निर्माण किया जाता है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। मतलब कि ये मजबूत और लचीला और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। मतलब कि चमकीला भी है और धुलने में मतलब जल्दी धुल जाता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत प्रचलित है। मतलब जो नायलॉन के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब इसका जो प्रयोग है, जुराबे, रस्से, जो अपने दांत साफ करने के ब्रश होते हैं, कारों की जो सीट होती हैं, कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं, स्लीपिंग बैग, पर्दे, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। मतलब कि जो नायलॉन है उसका तार लोहे की तार से अधिक मजबूत होता है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। मतलब क्या है? पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा। संश्लेषित का मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया। ऐसे रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। मतलब जो पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उनके अंदर सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है, मतलब सीधा रहता है और सावधानीपूर्वक धुल जाता है। मतलब धोने के अंदर अच्छा है, सिलवटें नहीं पड़ती और कपड़े बनाने और क्या है? सावधानीपूर्वक धुल जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। क्या है? टेरिलीन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है। ये पूछ सकता है कि टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। क्या दोस्तों? टेरिलीन एक पॉलिस्टर है और इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है। आगे देखिए पैट का मतलब क्या है? पॉलीइथीन टरथेलेट। मतलब पैट क्या होता है? पॉलीइथीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। ये पूछ सकता है कि पैट क्या होता है? पैट एक प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों का निर्माण हेतु किया जाता है। आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि पैट किसका प्रकार है? पैट पॉलिस्टर का प्रकार है और पैट की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथीन टरथेलेट। क्या है? पॉलीइथीन टरथेलेट। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। मतलब ईस्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ हैं या वे रसायन हैं जो फलों को क्या करते हैं? उनकी गंध प्रदान करते हैं। पॉलीकट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। मतलब पॉलीकट किससे बनता है? पॉलिस्टर और कपास से पॉलीकट बनता है।
और पॉलीवूल, पॉलीवूल किससे बनता है? पॉलिस्टर और ऊन से। मतलब पॉली कोट तो किससे बना? पॉलिस्टर और कपास से, तो पॉलीकोट बन गया। पॉलीकोट किससे बना? पॉलिस्टर और कपास से। और जो पॉलीवूल बना वो किससे बना? पॉलिस्टर और ऊन से पॉलीवूल बना। पॉलिस्टर और ऊन से क्या बना? पॉलीवूल। आगे देखिए एक्रिलिक। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। मतलब जो हम सर्दियों के अंदर शाल और स्वेटर पहनते या ओढ़ते हैं, उनके अंदर लगभग मतलब कि बहुत से जो ये होते हैं स्वेटर या शॉल, वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते। यद्यपि वे ऊन के सदृश मतलब समान दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। मतलब एक्रिलिक क्या है? जो एक जैसे कि ऊन का ऊन के जो समान दिखता है और ऊन की तरह जो व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? एक्रिलिक। मतलब कि जैसा बता रहे हैं कि जो हमारे स्वेटर होते हैं या जो शॉल होते हैं, वे लगभग हर प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते। वे किससे बने होते हैं? एक्रिलिक से। तो जो किसके समान दिखाई देता है? ऊन के समान दिखाई देता है और अन्य संश्लेषित रेशों से मिलकर ये तैयार किया जाता है। क्या कहलाता है? एक्रिलिक। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए रेशे हैं, संश्लेषित रेशे, वे क्या होते हैं? गर्म करने पर पिघल जाएंगे। तो सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं? जो पेट्रोलियम का जो जैसे सीएनजी होगी या कोयला वगैरह जो भी है तेल, इसके जो पेट्रोलियम के जो मूल के जो कच्चे माल हैं जो पेट्रो रसायन, उनसे विविध प्रक्रमों द्वारा मतलब कि अलग अलग प्रक्रम अलग अलग विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म देखिए। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। मतलब कि इनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो इन्हें परिधान मतलब कि पहनने वाली सामग्री के लिए अच्छा बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, मतलब कि जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रख रखाव सुविधाजनक है। प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। मतलब पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। तो पॉलीथीन किसका उदाहरण है? पॉलीथीन प्लास्टिक का उदाहरण है। और किससे मिलकर बना है? पॉली प्लस इथीन। ये आपको आगे पता चलेगा दोस्तों। जैसे पॉली और इथीन के बारे में ज़्यादा गहराई से तो 11th क्लास के अंदर पता चलता है, लेकिन हम आपको 9th या 10th के अंदर इसके बारे में बताएंगे कि पॉली प्लस जो इथीन है, इथीन का क्या मतलब है, पॉली का क्या मतलब है, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ जाएगा। पॉली प्लस इथीन से मिलकर क्या बनता है? पॉलीथीन। और पॉलीथीन किसका उदाहरण है? प्लास्टिक का। और इससे क्या किया जाता है? प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए थर्मोप्लास्ट। आगे प्लास्टिक के मतलब कि दो प्रकार होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे होते हैं जो गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। मतलब कि थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक हैं जो गर्म होने पर मुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं या अपनी आकार जो बदल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। इनका उदाहरण है खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न पात्र। इसके एग्जाम्पल कौन से? पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी ऐसे प्लास्टिक के उदाहरण हैं जो गर्म करने पर क्या होगा? पिघल जाएंगे, मुड़ जाएंगे या अपना आकार बदल लेंगे। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है जो थर्मो का मतलब स्टार्टिंग से ही होता है, थर्मो का मतलब गर्म। जो गर्म करने पर अपना आकार बदल लेंगे वे क्या कहलाएंगे? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होंगे? ऐसे प्लास्टिक जो जिन्हें एक बार साँचे में डाल दिया जाए, जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वे प्लास्टिक कैसे प्लास्टिक होंगे? थर्मोप्लास्टिक। मतलब कि वे प्लास्टिक जिनके ऊपर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, एक बार गर्म करके किसी भी साँचे के अंदर डाल दिया जाए तो वे उसी साँचे का रूप लिए रहेंगे। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार साँचे में डाल दिया जाता है उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। मतलब ये थर्मोसेटिंग का मतलब एक बार अगर उसकी सेटिंग होगी मतलब पात्र की, तो वो वैसा ही रहेगा जैसा ही उसकी स्टार्टिंग के अंदर सेटिंग थी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
इसको दोबारा बदला नहीं जा सकता या इसके ऊपर हीट का प्रभाव नहीं होगा। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन किसके हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। देखिए बेकेलाइट क्या होता है? यह ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग, मतलब कि ऊष्मा और विद्युत का कुछ अलग का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर से ना तो ऊष्मा को गुजरने देगा और ना ही विद्युत को गुजरने देगा। यह इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? फिर बिजली के स्विच बनाने, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने के काम किया जाता है। तो बेकेलाइट का मतलब है जिसके अंदर ना तो ऊष्मा जाएगी और ना ही विद्युत जाएगी। तो जो बिजली के जो स्विच बनाए जाते हैं उनके अंदर अगर ऊष्मा जाएगी तो स्विच ऑन करने वाले व्यक्ति, ऑन ऑफ करने वाले व्यक्ति को करंट लग जाएगा। या जो बर्तनों के हत्थे जो बनाए जाते हैं उसके लिए जो अब हमारे जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले या कुछ गर्म करने वाले, अगर उनके हत्थे गर्म हो जाएंगे तो जो बर्तन को उतारने वाला है उसका हाथ जल जाएगा। तो बैकलाइट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ना तो ये ऊष्मा को जाने देता है और ना ही विद्युत को जाने देता है। मेलामाइन क्या है? यह एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। मतलब मेलामाइन क्या है? बहुउपयोगी पदार्थ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। आग का ये प्रतिरोधक है, मतलब आग को अपने अंदर से नहीं जाने देगा। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहन करने की अधिक क्षमता होती है। मतलब मेलामाइन के अंदर क्या होता है? जो अन्य प्लास्टिक ऊष्मा सहन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये ऊष्मा सहन कर सकता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। मतलब कि मेलामाइन का कैसा पदार्थ है? मतलब प्लास्टिक का एक प्रकार है। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। इसके अंदर मतलब आग नहीं जा सकती। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ये काफ़ी ऊष्मा सहन कर सकता है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार, मतलब कि रसोई के बर्तन और जो आग प्रतिरोध के जो वस्त्र होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैव निम्नीकरण इसका सीधा सा एग्जाम्पल है दोस्तों। जैव निम्नीकरण मतलब कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से मतलब खत्म हो जाएं या विघटित हो जाएं, वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो मतलब कि जैसे जीवाणुओं से हमने मान लो कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक रोटी का टुकड़ा हुआ हमने धरती पर गिर दिया मिट्टी के ऊपर, तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण। मतलब कि वो अपने आप मिट्टी के अंदर बदल गया, उसका पानी है वो वाष्प होकर ऊपर चला गया। तो मतलब वे पदार्थ जो अपने आप प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणुओं क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं या मतलब कि खत्म हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन से होंगे? जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते। मतलब कि मान लो जैसे हमने एक प्लास्टिक की थैली है जो वो हमने मिट्टी के ऊपर गिर दी, वो बहुत समय के बाद मतलब विघटित होगी, जल्दी वो विघटित नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं। मतलब जो प्लास्टिक है ये एक बार बन गया तो ये विघटित होने में मतलब मिट्टी के अंदर दबा दो तो काफ़ी वर्षों तक वैसा ही रहता है, जल्दी ही मतलब विघटित नहीं होता। 5R का सिद्धांत क्या है? 5R का सिद्धांत है कम उपयोग करिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करना। मतलब ये आपको याद करना है कि 5R का सिद्धांत क्या है? उपयोग कम करना है, पुनः चक्रित करना है, दोबारा चक्र करना है, पुनः उपयोग करना है, ठीक है, पुनः प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना और उपयोग ना करना। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों के बारे में चैप्टर। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।